ये अपना 12th का पॉलिटी का पहला पार्ट होगा, जिसका शीर्षक है, चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। जो शीत युद्ध था 1945 से लेकर 1991 तक चला। ठीक है, अब शीत युद्ध पढ़ने से पहले ना उसकी जो बैकग्राउंड है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज के ना अगर बैकग्राउंड समझ लेंगे ना तो चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कम से कम 80% चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट होगा, धीरे धीरे ऐसे वीडियो का 3 पार्ट बनेगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इतना कम से कम बनना चाहिए। ठीक है, जो शीत युद्ध की जो कहानी है ना वो दो विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध है। क्या है शीत युद्ध? दो विचारधारा को लेकर एक युद्ध है। ठीक है, अब युद्ध कैसे है? ऐसे नहीं कि किसी मैदान में युद्ध हो रहा है, नहीं, दिमागों में युद्ध हो रहा है। कहाँ पे युद्ध हो रहा है? दिमागों में। अब पहले समझते हैं कि वो विचारधारा क्या है जिसको लेकर शीत युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें से पहला विचारधारा वो पूंजीवाद। देखिए, पहले पूंजीवाद आया, उसके बाद साम्यवाद और समाजवाद आया। ठीक है, पूंजीवाद एक ऐसे विचारधारा है, ये कहता है कि देखो भाई, जितने भी संसाधन है, अब संसाधन क्या है, यानी जितने भी उत्पादन के साधन है, ठीक है, संसाधन का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कोयला है, पानी है, जल है, जमीन है, जितने भी राज्य के संसाधन है उस पर किसका नियंत्रण होगा? तो एक व्यक्ति का नियंत्रण हो सकता है, किसी संस्थान का नियंत्रण हो सकता है, राज्य का यानी सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। उसके कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं उसको? पूंजीवाद। यानी पूंजीवाद में जितने भी संसाधन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? किसी व्यक्ति या किसी निजी स्वामित्व का होता है या फिर किसी संस्थान का होता है, सरकार का इसमें नहीं होता। देखिए, जो पूंजीवाद होता है ना, आज का जो हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पूंजीवादी दुनिया में जी रहे हैं। पूंजीवादी दुनिया में जीने का अर्थ है कि पूरी जो दुनिया है ना, किसको कहते हैं? कैपिटलिस्ट हो गए। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, यानी अमेरिका वाला विचारधारा चलता है। आने वाले समय में साम्यवादी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी विचारधारा आया? पूंजीवाद आया। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है? इसमें आपको अधिकार मिलते हैं, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, ठीक है, कुछ भी करने का आपको अधिकार मिलता है। किसमें? पूंजीवाद में मिलता है। इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है, यानी व्यक्तिगत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो किसमें ज्यादा होती है? तो पूंजीवाद में ज्यादा होती है। देखिए, इस विचारधारा का पढ़ने का मतलब है ताकि हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए समझ में आ जाए कि शीत युद्ध की जो लड़ाई की जो बिंदु है वो क्या है? पूंजीवाद और साम्यवाद। यानी पूंजीवाद पहले आया। कोई पूछे साम्यवाद पहले आया कि पूंजीवाद? तो पूंजीवाद पहले आया। देखिए, पूंजीवाद में क्या होता है? आपको अधिकार ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, स्वतंत्रता ज्यादा मिलती है। इसमें बाजारवाद, यानी जितने भी मार्केट जो बाजार है उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था चलेगी। यानी अर्थव्यवस्था किसके हिसाब से चलेगी? बाजारवाद है। ठीक है, यानी मार्केट कंट्रोल करेगा। ठीक है, आज आपको कोई भी सामान खरीदना होता है, कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं ना। अब इसका मतलब नहीं कि साम्यवाद में बाजार नहीं होते थे, वहां पर भी बाजार होते हैं, लेकिन बाजार का जो रेगुलेशन है वो कौन करेगा? बाजारवाद करेगा, मान मार्केट करेगा। मार्केट में घड़ी का डिमांड है तो केवल मार्केट में क्या जाएगा? घड़ी जाएगा। मान लीजिए मार्केट में मार्केट का डिमांड है तो मार्केट, यानी सरकार तय नहीं करेगा, यानी बाजार तय करेगा हमें क्या उत्पादन करना है। वो किसमें होता है? पूंजीवाद में होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, पूंजीवाद भी एक आर्थिक व्यवस्था की बात करता है और साम्यवाद भी करता है। तो देखिए, आर्थिक व्यवस्था में 3 प्रॉब्लम होते हैं किसी भी देश के सामने, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। इस तीनों को जो सोल्व कर लेता है उसका देश अच्छा हो जाता है। तो हर पूंजीवाद भी कहता है कि अपने तरीके से बात करता है, ठीक है, साम्यवाद अपने तरीके से बात करता है, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, यानी उसमें आपको गुड्स सर्विसेज में क्या उत्पादन किया जाए, खाने की चीजें उत्पादन किया जाए, ठीक है, या पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन किया जाए। ठीक है, अगर पूंजीवाद होगा तो क्या उत्पादन किया जाए, कौन निर्णय लेगा? बाजार लेगा। बाजारवाद होता है किसी कोई व्यक्ति लेगा, कोई संस्थान लेगा, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, कैसे किया जाए? देखिए, कैसे किया जाए मतलब तकनीक को लगा के, टेक्नोलॉजी यूज किया जाए या बंदों को यानी लेबर को यूज किया जाए, कैसे में। ठीक है, किसके लिए किया जाए? किसके लिए किया जाए? अमीर वर्ग के लिए किया जाए, गरीब वर्ग के लिए किया जाए। एप्पल का फोन है ना, पूंजीवाद का क्या है? प्रतीक है। एप्पल का फोन किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का प्रतीक है, यानी सिंबल है। ठीक है, किसका? एप्पल का जो फोन है किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का प्रतीक है। किसके लिए किया जाए? जो उसको अफोर्ड कर सकता है, रिच क्लास के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिच क्लास के लिए। ठीक है, जो पूंजीवाद में होता है निजी स्वामित्व होता है, अधिक से अधिक जो होती है, हर चीजें क्या होती है? प्राइवेट होती है। यानी पूंजीवाद में अधिक से अधिक क्या होती है? प्राइवेट होती है। हॉस्पिटल प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, ठीक है, हर चीज क्या होगा इसमें? प्राइवेट ही प्राइवेट होगा। रोडवे प्राइवेट, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोस्पेस, वो सब प्राइवेट हाथों में दी जाती है। जैसे अभी भारतीय जो जनता पार्टी है बोलते हैं ना, विनिवेश कर रही है। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है? चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी निजीकरण कर रही है। निजीकरण मतलब किसकी ओर बढ़ रही है? भारतीय सरकार अभी। भारतीय सरकार मतलब ऐसे नहीं, सरकार जो भारत की जो सरकार है ऐसे नहीं मोदी सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है चीजों का, उसका मतलब है कि वो किसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें होता है निजी स्वामित्व। सरकार इसमें केवल देखता है। सरकार क्या करता है? देखता है। सरकार का काम वॉचमैन जैसा है।
कैसा, वॉचमैन जैसा। देखिए सरकार है, ठीक है, सरकार का काम केवल पूंजीवाद में क्या रहेगा भाई, टैक्स लेना रहेगा। आप टैक्स लीजिए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद क्या है, कानून व्यवस्था को बना के रखिए। पूंजीवाद में जाएंगे ना, वहाँ पर टैक्स देना है आपको। दूसरा है कानून व्यवस्था, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, आपका इतना काम होगा। दूसरा होगा राष्ट्र की सुरक्षा करिए। किसी भी देश में जाइएगा ना, वहाँ पे वैसे नहीं प्राइवेट पुलिस होगा, प्राइवेट आर्मी नहीं होती है, प्राइवेट आर्मी प्राइवेट पुलिस नहीं होता है। अब टैक्स वाले भी प्राइवेट नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि किसी किसी कंपनी को दे दिया जाता है, तुम टैक्स लो और हमें दे दो, लेकिन पूंजीवाद में बेसिकली क्या होता है, राज्य होता है, सरकार होता है, क्या करता है, टैक्स लेता है, सुरक्षा मुहैया करता है और कानून व्यवस्था बना के रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को चुनने की स्वतंत्रता अधिक होती है, इसमें इनोवेशन अधिक होता है। क्योंकि जो पूंजीवाद होता है ना, किस पे काम करता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट पे। जो पूंजीवाद होता है वो किस पे काम करता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट पे, यानी लाभ कैसे कमाया जाए, ठीक है। मार्केट बेच के इसमें लाभ कैसे कमाया जाए, ठीक है। आप लोग फोन देखते हैं ना, पहले एप्पल का फोन आता है, एप्पल प्रो मैक्स आ जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों से पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें कल्याणकारी यानी राज्य की जो लोगों की सोचे, कल्याणकारी के मतलब लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाया जाए, इसमें कम ध्यान दिया जाता है। लोगों से कैसे पैसा कमाया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कहाँ पे, पूंजीवाद में, ठीक है। इस क्या होता है, पूंजीवाद। इसमें क्या होता है, लोगों को पूंजीवाद में इसकी नेगेटिव बात है कि लोगों का शोषण होता है। शोषण मतलब कि गरीब गरीब होता जाता है, इसमें अमीर अमीर होता जाता है। जो अमीर लोग होते हैं अपने सुविधाओं के हिसाब से अच्छा जीवन जीते हैं, गरीब थोड़ा खराब जीवन जीता है। उसके बाद इसमें संसाधनों की बर्बादी होती है। पूंजीवाद में क्या होता है, संसाधनों की बर्बादी, ठीक है। जैसे मार्कर बन गया, ठीक है, इसमें प्रो मैक्स लाने की क्या जरूरत है भाई, इससे काम तो चल ही रहा है ऑलरेडी, है ना। इसमें क्या होता है, संसाधनों की बेइज्जती मतलब नहीं होता, मतलब बर्बादी होता है। संसाधनों में क्या होता है, बर्बादी होता है। किसमें, पूंजीवाद में। जो दूसरा विचारधारा था, इसके अगेंस्ट में है साम्यवादी, ठीक है। साम्यवादी का अच्छा रूप समाजवाद है। साम्यवादी का अच्छा रूप क्या है, समाजवाद। भारत एक समाजवादी देश है, ना कि साम्यवाद। साम्यवाद कौन है, चाइना है आज का चाइना क्या है, साम्यवादी कम्युनिस्ट नेशन है चाइना, ठीक है। आज से 1991 तक कौन था, सोवियत संघ, यानी रूस भी क्या था, साम्यवादी देश था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो जितने भी संसाधन होते हैं, ठीक है, वो किसका नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। संसाधनों पे किसका नियंत्रण होता है, तो राज्य का। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, कौन निर्णय लेगा भाई, तो राज्य निर्णय लेगा। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये कौन तय करेगा, राज्य। लेकिन पूंजीवादी में कौन तय करता था, तो बाजार और कोई व्यक्ति कोई संस्था जो डिमांड है उसकी प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जो साम्यवाद है उसमें कौन करता है, राज्य तय करता है। भाई तुम्हें क्या बनाना है, पेन बनाना है कि पेंसिल बनाना है, कौन तय करेगा, राज्य करेगा। इसमें सरकार ही सब कुछ होती है, सरकारी ही माई बाप होती है, ठीक है। सरकार ने बोल दिया ना इस चीज के, इस मार्केट की कीमत 2 रुपए है तो 2 रुपए है, ठीक है। इसका डिमांड कितना भी जाए, ठीक है, डिमांड रहे या ना रहे, बोल दिया 2 रुपए तो 2 रुपए ही रहेगा। अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जो साम्यवाद है उसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था पे पूर्ण नियंत्रण होता है। जो सरकार कहेगी वही होगा, ठीक है। क्या उत्पादन किया जाए, सरकार निर्णय लेगा। कैसे किया जाए, तकनीक को लगाया जाए, टेक्नोलॉजी यूज किया जाए या फिर लेबर को यूज किया जाए, कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा, ठीक है। तीसरा है किसके लिए किया जाए, गरीब वर्ग के लिए या अमीर वर्ग के लिए, कौन तय करेगा, तो आपका राज्य तय करेगा। एक कल्याणकारी राज्य होती है। आपको यहाँ पे क्या हॉस्पिटल फ्री मिलेगा। आपने क्यूबा का नाम सुना है, क्यूबा में क्या है, आज भी वहाँ के जो हेल्थ फैसिलिटी है सबसे अच्छा है। क्यों, वो एक साम्यवादी देश था, ठीक है, अभी है भी साम्यवादी, लेकिन वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, पूंजीवाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो क्या है, एक साम्यवादी देश है। उसके बाद है व्यक्तिगत आजादी नहीं होती। जो हालांकि क्या बोलता है मैंने, व्यक्तिगत आजादी नहीं होती है। साम्यवादी देशों में व्यक्तिगत आजादी नहीं होती। चाइना में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, किसी काम करने का अधिकार नहीं है, मतलब काम करने के अंदर सेंस कि आपको ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है। ज्यादा पोस्टर वहां देखे, वहां के न्यूज नहीं होता, फेसबुक नहीं चलते, क्यों, वो आपको बोलने का अधिकार, व्यक्तिगत आजादी नहीं देगा। चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन भारत देश में क्या है, पूंजीवादी देश की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पूंजीवादी टोटली नहीं है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे साम्यवाद नहीं, समाजवाद और पूंजीवाद का एक मिक्सचर है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों है। लेकिन अमेरिका में लोग अमेरिका के खिलाफ ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, उनको पूरी स्वतंत्रता, यानी वहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत आजादी ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है, समाज ही सब कुछ होता है। यहाँ पे समाज को ज्यादा प्रबल दिया जाता है। कहाँ पर, जो साम्यवाद होता है वो कहता है समाज ही सब कुछ है, आप समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे। गाना है ना, हम जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए, ठीक है। वैसे ही समाजवाद में क्या होता है, समाज ही सब कुछ होता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, व्यक्तिगत आजादी होती है, ठीक है। व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति ही सब कुछ है, समाज कुछ नहीं है। वो लोग व्यक्ति को क्या रखता है, सर्वप्रथम आगे रखता है। अब इस दोनों को बात को लेकर ना पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका में लड़ाई हो गई। पूर्व सोवियत संघ मतलब कि जो पहले वाली रसिया है उसमें, और अमेरिका में लड़ाई हुई। कौन सी विचारधारा अच्छी है। अब इसी विचारधारा को लेकर जो लड़ाई हुआ ना, उसको बोला
शीत युद्ध। इसमें क्या हुआ कि लड़ना नहीं है, मैदान में नहीं जाना लड़ने, अपनी अपनी विचारधारा को सपोर्ट करना है कि हमारी विचारधारा है, वो बोलता है नहीं हमारी विचारधारा अच्छी है। जैसे आपने सुना है सांप्रदायिकतावाद। सांप्रदायिकतावाद में क्या होता है कि एक विचार कहता है कि हम तेरे विचार से अपने आप को ऊपर मानते हैं, तभी तो लड़ाई होता है। कोई बोले कि ये फलाना चीज इससे अच्छा है, यानी कोई बोले ये चीज बी से अच्छा है, तभी तो लड़ाई होगा, ठीक है। और ना बोले तो भाई तेरा भी ठीक है मेरा भी ठीक है, तो लड़ाई होना ही नहीं है। लड़ाई कब होता है, कोई बोले नहीं तेरे से अच्छा मेरा चीज है, तब लड़ाई होता है। कोई बोले दीपिका पादुकोण अच्छी है या राधिका आप्टे, राधिका आप्टे हीरोइन है, कौन अच्छा है। अब लेकिन इसमें डिबेट हो जाएगा, अब आर्गुमेंट देते रहो कौन अच्छा है कौन गलत है। वैसे ही जो साम्यवाद और जो पूंजीवाद था, इसमें लेकर डिबेट हो गई इन द सेंस की लड़ाई हो गई, और उसी को बोला गया शीत युद्ध। बोला कि पूंजीवाद अच्छा है कि साम्यवाद अच्छा है। अब देखिए जो साम्यवाद की जो विचारधारा है, पूंजीवाद की जो विचारधारा है, ये औद्योगिक क्रांति से, औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, तो इंग्लैंड में आई थी। वहां पे ये पूंजीवाद की विचारधारा उपनी, पूंजी से यानी पैसा से पैसा कमाना है। इसमें क्या करना है, पूंजीवाद में पैसा से पैसा कमाना है। लेकिन साम्यवाद में क्या है कि राज्य कल्याण करेगा, राज्य लोगों की जितना भलाई करेगा उतना कर दे। यहाँ पर टैक्स फ्री होते हैं, दिल्ली में ना, दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल जी की, उन्होंने महिलाओं के लिए बसों में फ्री कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि कल्याणकारी राज्य के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि मेट्रो में पैसे लेते हैं ना, पूंजीवाद है। पूंजीवाद में क्या था, पैसा अधिक ले जाता है। मान लीजिए भारतीय जो रेल है ना, वो दोनों का मिक्सचर है। अगर आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर, मान लीजिए मेट्रो भी जाता वहां, तो मेट्रो का आपका 100 रुपए लगेगा, 100 किलोमीटर का मान लो 100 रुपए लगता है। लेकिन रेलवे से जाओगे तो 10 रुपए लगता है, ठीक है। तो समाजवाद जो साम्यवादी देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों के कल्याण पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि धन कमाने से। लेकिन पूंजीवाद क्या करता है, अधिक से अधिक पैसा कमाने पे ध्यान देता है, कहता है प्रॉफिट मेकिंग करो, जितना से जितना अधिक पैसा कमा सकते हो उस पर ये बात करता है। देखिए जो साम्यवादी जो आया लड़ाई के फॉर्म में, ये रूस में आया सबसे पहले। रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, उसको बोला गया बोलेस्विक क्रांति। उसको क्या बोला गया, 1917 की जो क्रांति हुई थी उसको बोला गया भाई बोलेस्विक क्रांति। जब बोलेस्विक क्रांति हुई तो हमें साम्यवाद की नींव पड़ गई, साम्यवाद की नींव पड़ गई, ठीक है। और तभी से लड़ाई चलता रहा, तभी से लड़ाई चलता रहा। देखिए जो अमेरिका है ना, वो सोवियत संघ को 1934 में जाके मान्यता दिया कि भाई सोवियत संघ नाम का कोई देश भी है, संगठन भी है। उन्होंने उससे पहले वो मानता ही नहीं था। जब रूस की क्रांति हुई 1917 में, ठीक है, इसको साम्यवादी क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, बोलेस्विक क्रांति भी बोलते हैं। अब समझिए कि कभी दोस्त होते थे, रसिया और जो अमेरिका है ना, वो दूसरे विश्व युद्ध में दोस्त थे भाई, बिल्कुल दोस्त थे, भाई भाई थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, दुश्मन पहले से भी थे लेकिन बिल्कुल फ्रंट पे दुश्मन नहीं थे, फ्रंट पे दुश्मन नहीं थे, बस विचारधारा चल रही थी, उतना अग्रेसिव मूड नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध, ठीक है, उसमें क्या था, 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 45 तक दूसरे विश्व युद्ध चला। जो दूसरा विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस किसमें लड़ा गया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, चीन, ठीक है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ये कौन था, तो मित्र राष्ट्र थे, चाइना भी था उसमें। जो धुरी राष्ट्र में 3 थे, जापान, जर्मनी और इटली, ये एक तरफ से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ, तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। एक कौन लड़ रहा था, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र किसके खिलाफ लड़ रहे थे, मित्र के, और मित्र वाले धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। लेकिन हुआ क्या, रूस जो था ना, वो लड़ाई नहीं करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ कि गलती से जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया। किसने, जर्मनी ने 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस भी बकुला गया कि भाई ये क्या कर दिया तूने, ठीक है। जर्मनी किस वाले गुट में था, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था। जो जापान था वो किस में था, वो भी धुरी राष्ट्र में था। लेकिन जापान जो है एक प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है, ठीक है, उसका नाम है पर्ल हार्बर। क्या नाम है, पर्ल हार्बर। एक यूट्यूब पे कभी सर्च मारना पर्ल हार्बर की घटना, उसमें देखना 10 मिनट में ना वो बर्बाद कर देता है। जो जापान है 10 मिनट में पर्ल हार्बर को बर्बाद कर देता है। जो यूएस जो है, जापान ने यूएस पे आक्रमण कर दिया, उसके जो पर्ल हार्बर पे नेवी का बेस था, नौसेना अड्डा था, उस पे उसने आक्रमण किया। किसी ने, जापान ने आक्रमण कर दिया। जब जापान ने आक्रमण किया, उसका दिमाग खराब हो गया अमेरिका का। अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब देखिए जो पहले भी दुश्मन थे ना विचारों में, कौन, यानी सोवियत संघ पहले भी था, सोवियत संघ पहले भी था, वो पहले दुश्मन थे, लेकिन बिल्कुल आमने सामने वाले दुश्मन नहीं थे। जैसे इन दोनों पे आक्रमण किया ना, बोलेंगे भाई इनको मारना है, दोस्त है, तू आजा, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ साथ में आके लड़े, किसके खिलाफ लड़े भाई, तो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े। जैसे ही ये 15 अगस्त 1945 को ये युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी जापान जब आत्मसमर्पण कर देता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद क्या, इन दोनों में फिर से टेंशन बढ़ती चली गई। जब जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई, इसी को बोला शीत युद्ध। इसको क्या बोला, शीत युद्ध। दोनों में फिर से क्या हुआ, टेंशन बढ़ते चला गया। कब, ये पहले तो दोस्त थे, क्यों दोस्त थे, तो जापान
मतलब सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? तो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े थे। बिल्कुल दोस्त भाई भाई थे, लेकिन जब भाई भाई जब जैसे ही इन पे युद्ध खत्म हुआ तो फिर अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। समझिए, ए और बी, ए और बी क्या, दोनों दुश्मन है, ठीक है, लेकिन सी को पीटना है, सी को हमें पीटना है। तो ये दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। बेचारा सी खत्म हो गया, सी मर गया, यानी धुरी राष्ट्र खत्म हो गया। अब जो ए और बी में दुश्मनी थी ना, वो फिर से शुरू हो गई। और जो दुश्मनी शुरू हो गई किसके लेकर, कि साम्यवाद अच्छा है कि पूंजीवाद अच्छा है, साम्यवाद अच्छा है कि पूंजीवाद, सैमसंग का फोन अच्छा है कि रियलमी का फोन है अच्छा है, इसको लेकर दोनों में फिर से लड़ाई हो गई। यानी साम्यवाद अच्छा है कि पूंजीवाद अच्छा है, इसको लेकर दोनों में फिर से लड़ाई हो गई। भाई जब दोनों में फिर से लड़ाई हो गई, इसी को बोला शीत युद्ध। तो शीत युद्ध कुछ नहीं था, शीत युद्ध कुछ नहीं था, दो विचारधाराओं को लेकर लड़ा गया एक युद्ध ही था, ठीक है। ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था कि हाँ भाई हथियार लेके तू भी आ जा मैदान में और मैं भी आ जाऊं, मैदान में नहीं आए, लेकिन हाँ ये लोग हथियार बनाने में ज्यादा फोकस करने लगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला है जो चैप्टर हमें पढ़ना है, उसमें पढ़ना है क्यूबा संकट। देखिए क्यूबा संकट ही क्यों आया, ठीक, कोई दूसरा संकट क्यों नहीं है। जो क्यूबा है ना, अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब होता है जमीन का वो टुकड़ा है, कोई भी देश जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं द्वीपीय देश। तो क्यूबा क्या है, एक द्वीपीय देश है। जैसे मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। वैसे ही जो अमेरिका के पास है क्यूबा, क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश है, ठीक है। वो जो था वहां पे फिदेल कास्ट्रो नाम के व्यक्ति आया और तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करने का इन द सेंस कि पहले जो सरकार थी ना उसको पलट के अपना खुद बैठ गया। ये बैठा ना, ये किसका विचारधारा का था, साम्यवाद का विचारधारा। अब साम्यवाद का विचारधारा का जब लोग होगा ना, किसको सपोर्ट करेगा, तो सोवियत संघ को सपोर्ट करेगा। क्यों, सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी, साम्यवाद। साम्यवाद बराबर साम्यवाद भाई भाई, साम्यवाद और साम्यवाद क्या होते हैं, भाई भाई। आपने सुना होगा चाइना और नेपाल बिल्कुल दोस्त हैं, इंडिया भी दोस्त है नेपाल का, लेकिन चाइना आजकल करीब आ रहा है। क्यों, जो चाइना में जो नेपाल में सरकार है वो साम्यवादियों की सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है। और वहां पर भी चाइना में भी किसकी सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है। और कम्युनिस्ट भाई भाई, कम्युनिस्ट भाई भाई, दोनों की विचारधारा आपस में लगभग मिलती है, ज्यादा करीब आ जाते हैं। जब आपका विचारधारा मिलेगा, आपके स्कूल में दोस्त कैसे होंगे, या फिर कहीं भी आपको दोस्त कैसे बनेंगे, कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं पर भी आपके विचारधारा के हिसाब से आपके दोस्त बनेंगे, नहीं तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। वैसे नहीं, कोई एक के बारे में अच्छा सोचता है, तुम उसके बारे में बुरे सोचते हो, तो आपका दोस्त कभी नहीं होगा, आपका दोस्त वो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो विचारधारा अगर सेम होगा तो दोस्त भी सेम होगा। तो क्यूबा संकट में क्या हुआ कि क्यूबा जो है अमेरिका से लगा हुआ देश है, तो साम्यवादियों को वहां पे शासन आ गया। फिदेल कास्ट्रो बिल्कुल कट्टर क्या बोलते हैं उसको, साम्यवादी था। जब कट्टर साम्यवादी था तो किसको सपोर्ट करेगा, रसिया को सपोर्ट करेगा, यानी पूर्व सोवियत संघ को सपोर्ट करेगा। पूर्व सोवियत संघ ने सोचा कि भाई अमेरिका से, रसिया से, सोवियत संघ से मारना अमेरिका को बड़ी दूर की बात थी। यहाँ से मिसाइल भेजो, नाय भेजो, मतलब जो भी करना है, युद्ध करना बड़ा मुश्किल होता था। इसने कहा क्यों ना सोवियत संघ को एक सैनिक अड्डा बदला जाए, सैनिक अड्डे में बदल दिया जाए, सैनिक अड्डे में बदल दिया जाए। आजकल चाइना करता है, चाइना ने क्या करता है कि श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट ले लिया है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ले लिया है। वैसे ही जो सोवियत संघ था उसने सोचा कि जो क्यूबा जो देश है उसको एक सैन्य अड्डा में हम लोग बदल देते हैं। जब सैन्य अड्डा में बदलेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम अपना हथियार वहां रखेंगे, जब भी लड़ाई होगा वहीं से हम फायर करेंगे धाए धाए, और किसको खत्म कर देंगे, तो अमेरिका को खत्म कर देंगे। इस बात को भनक ना बहुत दिनों, मतलब 7 दिन बाद लगा, किसको, अमेरिका वालों के। भाई अमेरिका ने क्या बोलते हैं, सोवियत संघ ने तो ऐसे ऐसे कांड कर दिया। कहाँ पर, तो क्यूबा में ही क्यों हुआ, देखो क्यूबा में क्या होता है, पहले जो अमेरिका था ना उसने अपना बहुत सारा पूंजी फंसाया था। कभी क्यूबा को चीनी की कटोरी बोलते थे, वहां पे बहुत सारा उसने धन को लगा रखा था, उस सारे धन को इसने क्या कर दिया, सरकारी कर दिया। किसने, फिदेल कास्ट्रो जो था, उसमें राज्य का स्वामित्व वाला कंपनी उसको बना दिया, बोला कि राज्य का होगा, किसी पूंजीपति का नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। ये चीजें 1962 में घटना घटी, ठीक है। उसके बाद आता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत हमने बताया कैसे कैसे हुआ, ठीक है। फिर आता है द्विध्रुवीय विश्व का बनना। ध्रुव क्या होता है, देखिए पृथ्वी जो है ना गोल, पृथ्वी क्या है, गोल है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब पृथ्वी बट गई मतलब 2 ध्रुव बन गए, 2 पोल बन गए। जैसे होता है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही एक पूर्वी ध्रुव और एक पश्चिमी ध्रुव, यानी ध्रुव मतलब एक्सिस बन गए। एक्सिस मतलब कि एक तरफ साम्यवादी होगा, एक तरफ पूंजीवाद। जो बोला साम्यवादी के साथ कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, सबने हाथ खड़ा किया, हमें साम्यवाद की तरफ से। पूंजीवाद की तरफ से कौन है, हाथ खड़ा कर दिया। अब इनमें क्या हो गई, लड़ाई हो गई। वैसे इनमें क्या हो गई, लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई, विचारधाराओं को लेकर लड़ाई हो गई। इसमें बोला गया पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, यानी जो यूरोप था किसमें बट गया, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, बोलते हैं ना पश्चिमी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अमेरिकाई कल्चर। जितने भी पश्चिम
के यूरोप वाले देश थे वो किसके सपोर्ट में चले गए, अमेरिका के, यानी किसको फॉलो करेंगे, वो पूंजीवाद को फॉलो करेंगे। दूसरा था पूर्वी यूरोप, ये किसको फॉलो करेंगे, पूर्वी यूरोप रशिया के पास पड़ता है, ये सारे रशिया के कंट्रोल में चले गए, यानी पूर्व सोवियत संघ के कंट्रोल में चले गए। ये बोले कि हाँ भाई हम बिल्कुल तेरे साथ है, किसके साथ है, तो पूर्वी यूरोप पूछे किसके साथ था, तो पूरा ये सोवियत संघ के था। पश्चिमी यूरोप किसके साथ था, तो ये अमेरिका के साथ था, यानी किसका सपोर्टर था, तो पूंजीवाद का सपोर्टर था। पूर्वी यूरोप किसका सपोर्टर था, साम्यवाद या फिर सोवियत संघ का सपोर्टर था। फिर 1900 इसको और मजबूत करने के लिए पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को जो उन्होंने सदस्य कसम खाई थी ना, उसको और मजबूत करने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी स्थापना होती है, नाटो की स्थापना होती है। जब नाटो की स्थापना हुई और एक पुख्ता सबूत मिल गया कि हाँ भाई ये पश्चिम वाले हमारे में है, ठीक है, अब भाई जब नाटो एक गुट बना लिया लड़ने के लिए तो दूसरा भी तो गुट बनाएगा। तो सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा बनाया। वार्सा में कौन से देश शामिल होंगे, पूर्वी यूरोप वाले शामिल होंगे। क्यों, इनकी जो सपोर्ट कौन करता था, आपका सोवियत संघ सपोर्ट करता था वार्सा वाले को। तो वार्सा में पैक्ट बना, वार्सा कब बना, तो 1955 में। ठीक है, फिर गुटवादी चलने लगा। गुटवाद का मतलब होता है तू भी ग्रुप बना, मैं भी ग्रुप बनाऊंगा, लड़ना है तो ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग ग्रुप, अब ये ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए कोई भी देश है ना अकेले नहीं लड़ सकता, उसको क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। संसाधन में तेल चाहिए, खनिज चाहिए, इसीलिए छोटे छोटे देशों को उन्होंने क्या क्या बनाया कि भाई तेरे को सुरक्षा चाहिए, हाँ भाई सुरक्षा चाहिए तो हमारे ग्रुप में आ जा। पूंजी वाले बाद में आएगा तो जस्ट बात है कि यूरोप में मतलब कि अमेरिका की तरफ चला जाएगा। साम्यवाद में आएगा तो किसके तरफ चला जाएगा, तो सोवियत संघ की तरफ चला जाएगा। इनको संसाधन के लिए, इनको किस लिए बना लिया, संसाधन के लिए बना लिया। दूसरा क्या था, सैनिक अड्डा। अब जमीन चाहिए ना लड़ने के लिए, ठीक है। अब अमेरिका तो अपने देश में लड़ेगा नहीं, मान लीजिए सपोज करिए कि रसिया पे अटैक करना है, वहां से असला बारूद लाने में काफी दिक्कत बनेगा। पाकिस्तान को उसने बोल लिया कि भाई तो हमारे ग्रुप में रहे, ठीक है, वो क्या करेगा, पाकिस्तान वो सामान लेकर आएगा और पाकिस्तान में रख देगा, यहीं से लड़ाई करेगा। उसको क्षेत्र चाहिए, अधिक भू क्षेत्र चाहिए, ठीक है, सैनिक अड्डा चाहिए, ठीक है। अब कई बार मिलिट्री चाहिए। अब लोग अमेरिका में उतना पैदा तो होंगे नहीं कि सारे युद्ध लड़े, तो दूसरे देशों को जब अपने अलाई बनाएगा तो उसके भी तो व्यक्ति जाएंगे उसमें लड़ने। सपोज करिए कि कोई देश है, ये अमेरिका है, ये क्या है, यूएसए है। ये छोटे से देश को ना बोला कि भाई तू मेरे यहाँ रहे, तू मेरे आज से तेरी सुरक्षा की गारंटी मेरी। अब सुरक्षा की गारंटी है तो इसकी आर्मी को यहाँ पे लोग हैं, ये इसका यूज कौन करेगा, अमेरिका भी तो करेगा। अगर इस देश से सामने वाले से देश से लड़ाई करना है तो यहाँ के व्यक्ति जो होंगे इसका यूज कौन करेगा, अमेरिका भी तो करेगा। अमेरिका किस लिए करेगा, इस देश को पीटने के लिए करेगा, ठीक है। तो गुट संसाधनों के लिए, राजनीति के लिए, मतलब जमीन के लिए, सैनिक जासूसी करने के लिए, ये क्या बना, आर्थिक सहायता के लिए कि बहुत सारे छोटे छोटे देश 10-10 रुपए भी देंगे, 10-10 मिल गया तो 100 रुपए आ जाएगा, तो 100 रुपए से हम अपना सैनिक खर्चा चलाएंगे, इसलिए इन्होंने किया। उसके बाद है गुट निरपेक्ष। अब क्या है गुट निरपेक्ष, क्या देखिए गुट का मतलब होता है ग्रुप, गुट का मतलब क्या होता है, इसको मिटा देता हूं। देखिए गुट का मतलब आप सीधे पढ़ते हो ग्रुप है, ठीक है। गुट का मतलब क्या होता है, ग्रुप है ना। निरपेक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष। कई बार क्या होता है ना, ए और बी में आपके दो दोस्त होंगे ना पक्के, उनमें लड़ाई हो जाए ना, अब बोलेंगे भाई बता गलती किसकी है, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, भाई कहेगा देख भाई मैं तो कुछ बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता कि तू गलत है, किस कौन गलत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल अलग थलग रहना, अलग थलग रहना। देख भाई तू लोग लड़ाई करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निरपेक्ष का मतलब बिल्कुल अलग अलग रहना। क्या होता है निरपेक्ष का मतलब अलग अलग। तो गुट निरपेक्ष जो देश होंगे क्या होंगे, वो क्या सोवियत संघ में जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। क्या पूंजीवाद में जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोलो कि हम लोग एक अलग ही ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग एक अलग ही ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें 5 देश थे, ठीक है। इसमें भारत था, ठीक है, इंडोनेशिया था, ठीक है, यूगोस्लाविया था, मिस्र था, मिस्र मतलब इजिप्ट था, है ना, ये 5, घाना था, ठीक है। ये लोग क्या किए, 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की 1955 में, ठीक है। एशिया अफ्रीका का एक सम्मेलन होता है, ठीक है। एशिया अफ्रीका का सम्मेलन 1955 में होता है, ठीक है। एफ्रो अफ्रीकन समिट भी कहते हैं इसको, वो समिट होता है 1955 में, ठीक है। उसके बाद 1961 में बेलग्रेड का सम्मेलन और गुट निरपेक्ष नींव की स्थापना के 2019 में भी इसके सम्मेलन हुए थे, लेकिन इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। उसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब क्या होता है कि जो यूरोप जो था ना, यूरोप हो गया या फिर आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, जो यूरोप था वो क्या था, दूसरे देशों को गुलाम बनाया था, यानी उपनिवेश बनाए थे। गुलाम का मतलब क्या होता है, उपनिवेश बनाए थे। इन जब उपनिवेश बनाया था, जितने भी छोटे छोटे देश थे जिनको उपनिवेश बनाया था, उपनिवेश बनाया था, वो क्या इनके आर्थिक संसाधनों का यूज कर लिया था, आर्थिक संसाधनों का इनका यूज कर दिया था, उनके पास कुछ बचा
ज्यादा नहीं था। जब ज्यादा नहीं बचा था तो लोगों को कंसर्न हुई, कंसर्न मतलब चिंता हो, यार इनके पास तो संसाधन है ही नहीं है, ये लोग तो पश्चिमी देश इसका यूज करके खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये 1972 में अंकटाड की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना होती है। इसने कहा देखो भाई 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अपना है। इन्होंने कहा कि करना क्या है इसमें, जो विकासशील देश होंगे, विकासशील जो देश होंगे, अल्प विकसित देश होंगे, जो इनके वस्तुएं होगी पूंजीपति देशों तक इनकी भी पहुंच होगी, यानी अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों की जो सामान होगा वो अमेरिका के बाजारों तक जाएगा, यूरोप के बाजारों तक जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी मंगाते हैं तो उन पर शुल्क कम लिया जाएगा। क्या शुल्क मतलब जो टैक्स है उन्हें सस्ते रेटों में बेचेंगे। इनको कौन बेचेगा, विकसित देश विकासशील देशों को बेचेगा। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी, किसके लिए, जो विकासशील और अल्प विकसित देश है, जो पहले क्या थे, पहले गुलाम बनाए गए थे। जो इनके संसाधन थे, कोयला हो गया, पानी हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, बहुत सारी चीजें संसाधनों में आती है। इसमें पहले जो उनका किसका नियंत्रण था, तो पश्चिमी देशों का नियंत्रण था, यानी जो उन्होंने उपनिवेश बनाया था उनका नियंत्रण था। उन्होंने कहा कि देखो भाई आपका नियंत्रण इस पे नहीं रहेगा। नियंत्रण किसका रहेगा, किसका अधिकार में होंगे, तो अल्प विकसित या विकासशील देशों के ये लोग नियंत्रण में तो रहेंगे, लेकिन हाँ आप लोग इसका दोहन कर सकते हो। दोहन मतलब इनके परमिशन से आप यूज कर सकते हो। जैसे मार्कर है, ये किसका है, मान लीजिए किसी अल्प विकसित देश का है, मान लीजिए सपोज करिए पाकिस्तान का मार्कर है, चाहे इंडिया का मार्कर है, और अमेरिका किसका, भारत किसका गुलाम था, यानी उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का। तो अंकटाड ने बोला कि देखो भाई ये मार्कर रहेगा भारत का। भारत ने कहा ठीक है भाई ये अच्छी बात है, हमारा मार्कर रहेगा। अब क्या करें साहब, बोला कुछ नहीं, आप मार्कर आपका रहेगा, लेकिन इसको यूज कौन कर सकता है, आपकी परमिशन से, तो ब्रिटेन इसको यूज कर सकता है। वैसे ही संसाधनों का, संसाधन पे आपका अधिकार आएगा, कोयला हो गया, पानी हो गया, सबका आपका अधिकार होगा, ठीक है, लेकिन इसको यूज कौन कर सकता है, यूज मतलब दोहन कौन कर सकता है, दोहन करेगा तो पैसा भी देगा। दोहन मतलब होता है कि उसको निकालेंगे कैसे, तो अमेरिका वगैरह सारे कर सकते हैं। आप सऊदी अरब का नाम सुने, सऊदी अरब में ना बहुत सारा तेल निकलता है, और जो तेल निकलता है ना, तेलों पे नियंत्रण किसका है, सऊदी वालों का है, लेकिन निकालता कौन है, दोहन कौन करता है, अमेरिका करता है। संसाधन किसका, यूएसए मतलब सऊदी अरब का, ठीक है, निकालता कौन है, अमेरिका निकालता है। संसाधन किसके अधिकार में है, तो सऊदी अरब का, ठीक है, टैक्स वगैरह सब सऊदी अरब लेता है। उसको काम क्या है, अमेरिका वालों को निकाल देना, क्या काम है, निकाल देना, लेकिन नियंत्रण स्थापित करना नहीं है। ये था अपना पहला चैप्टर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट रहेगा, भारत और शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध। देखिए जो भारत है ना, इसने बहुत मजे लिए। जो गुट निरपेक्ष, भारत किसमें शामिल था, गुट निरपेक्ष में शामिल था। भारत क्या करता था, जैसे ही रूस और अमेरिका इन दोनों में लड़ाई हो रही है, रूस और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा है, भारत इसमें मजे ले रहा है, ठीक है। भारत मजे लेने का पीछे कारण था कि गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी देशों में शामिल नहीं था, किसी भी देश में शामिल नहीं था। मान लीजिए यहाँ पर रसिया है, अमेरिका है, यहाँ पे रसिया यानी सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, यहाँ पे यूएसए है, यूएसए है, ठीक है, और भारत यहाँ बैठा है, भारत यहाँ बैठा है। भारत क्या करता था, देखता था कि हमें फायदा किससे हो रहा है, जिससे फायदा होता था उससे दोस्ती करता था। अब इसमें क्या था, भारत को ना तो नजरअंदाज कर सकते थे, ना ही अकेला छोड़ सकते हैं। जैसे ही मान लो यूएसएसआर इसको छोड़ना शुरू करेगा, इसको छोड़ना शुरू करेगा, अनदेखी करेगा, तो किसकी तरफ चला जाएगा, भारत, ये भारत है, इंडिया है, ये किसकी तरफ चला जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका की तरफ चला जाएगा। मान लीजिए अमेरिका इसको हड़काना शुरू करे, अमेरिका इसको दबाव बनाना शुरू करे, किसकी तरफ चला जाएगा, यूएसएसआर की तरफ चला जाएगा। सपोज करो यूएसएसआर भी इसके साथ गलत काम करता है, गलत ट्रीट करता है भारत को, किसकी तरफ चला जाएगा, भारत जो है कि अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो भारत इसमें दोनों तरफ चला जा सकता था। इसीलिए भारत को ना तो अनदेखा कर सकते थे, ना ही ये भारत को हल्के में दबा सकते थे, हल्के में दबाव डाल सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक समझौता किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं मित्रता संधि, मित्रता संधि की, ठीक है, मित्रता की संधि की, किसके साथ, 20 वर्षों के लिए। मित्रता की संधि किसके साथ हुई, तो 20 वर्षों के साथ भारत ने एक मित्रता की संधि की है, ठीक है। इसको बोलते हैं, खुद तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुखिया बना रहा, लेकिन किससे इसने संधि कर लिया, तो यूएसएसआर के साथ संधि कर लिया। संधि किया तो भारत ने भी अपने पक्ष रखे, ठीक है, इसने भी पक्ष रखा। इसने भारत ने बोला देखो भाई हम तटस्थ तो हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष तो है, इसका मतलब नहीं हम सोवियत संघ के खेमे में चला गया। अभी भारत सरकार ने अमेरिका के साथ 3 मेमोरेंडम साइन किया है। मेमोरेंडम का मतलब होता है उसे 3 समझौते किए हैं, ठीक है, लेमुआ किया है, ठीक है, बहुत सारे 3 समझौते किए। 3 समझौते में क्या है, इस कहने का मतलब भारत जो आर्मी है ना,
जब अमेरिका की आर्मी कभी आएगी, रूट वगैरह में जा रही है, उसको जो बेसिक चीजें चाहिए वो भारत प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि भारत जो है अमेरिका का गुलाम बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही भारत ने यूएसएसआर के साथ संधि की 20 वर्ष के लिए 1971 में, ठीक है। ये अपना पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। जो दूसरा पार्ट आएगा फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जय हिंद।